नमस्कार दोस्तों और सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। अच्छा, सिटीजनशिप यानी नागरिकता ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हमेशा थोड़ा परेशान करता है ना? तो आज हम इस टॉपिक के हर प्रोविजन, हर अमेंडमेंट और हर कॉन्सेप्ट को इतने आसान तरीके से समझेंगे कि बिलीव मी, आपके सारे डाउट्स हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हमारा प्रॉमिस है कि इस डिस्कशन के बाद सिटीजनशिप पर आप सबकी पकड़ इतनी मजबूत हो जाएगी कि प्रीलिम्स हो या मेंस, कॉन्फिडेंस बिल्कुल सॉलिड होगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार जल्दी से रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से, सिटीजन और एलियन के बीच का फर्क क्या है। फिर संविधान के आर्टिकल्स 5 से 11 को समझेंगे। उसके बाद 1955 के एक्ट पर आएंगे कि सिटीजनशिप मिलती कैसे है और जाती कैसे है। और आखिर में ओसीआई जैसे कुछ जरूरी कॉन्सेप्ट्स और अमेंडमेंट्स को भी देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले सेक्शन 1 ये समझना जरूरी है कि किसी भी देश में बेसिकली दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं सिटीजन्स यानी नागरिक और दूसरे होते हैं एलियंस यानी विदेशी। सिंपल शब्दों में इसे घर के मेंबर और मेहमान की तरह समझ सकते हैं। तो देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। जो सिटीजन्स हैं वो इंडिया के फुल मेंबर्स हैं। उनकी अलीजियंस, उनकी वफादारी इंडिया के लिए होती है और उन्हें सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ है एलियंस यानी विदेशी। अब इनमें भी दो कैटेगरीज हैं, फ्रेंडली एलियंस और एनिमी एलियंस। ये डिस्टिंक्शन याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एनिमी एलियंस होते हैं उन्हें फ्रेंडली एलियंस से भी कम राइट्स मिलते हैं। जैसे आर्टिकल 22 के अंडर जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन का राइट है, वो उन्हें नहीं मिलता। ये पॉइंट सीधा प्रीलिम्स में आ सकता है, इसे मार्क कर लीजिए। अब आते हैं उस लिस्ट पर जो प्रीलिम्स के लिए गोल्ड माइन है। ये वो राइट्स हैं जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं। जैसे आर्टिकल 15 जिसमें डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ राइट है, आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको बराबर मौका, आर्टिकल 19 जिसमें हमारे 6 फ्रीडम्स आती हैं, फिर आर्टिकल्स 29 एंड 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और हाँ, वोट देने का अधिकार, इलेक्शन लड़ने का अधिकार और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जैसे बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठने का अधिकार, ये सभी सिर्फ नागरिकों के लिए हैं। इस लिस्ट को तो बिल्कुल बाय हार्ट कर लेना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 कॉन्स्टिट्यूशन के मूल प्रावधान, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसे हमेशा याद रखना है। आर्टिकल्स 5 से 11 ये सिटीजनशिप पर कोई परमानेंट लॉ नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो बस इतना बताते हैं कि 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, उस दिन इंडिया का सिटीजन कौन कौन था। फ्यूचर के लिए लॉ बनाने की पावर इन्हीं आर्टिकल्स ने आगे जाकर पार्लियामेंट को दे दी। अच्छा, अब इन आर्टिकल्स को ठीक से समझने के लिए ना एक शब्द का मतलब जानना बहुत जरूरी है, और वो है डोमिसाइल। डोमिसाइल का सीधा साधा मतलब है आपका परमानेंट घर, मतलब वो जगह जहां आप अनिश्चित काल तक यानी इनडेफिनेटली रहने के इरादे से रहते हैं। और एक बात, सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कहा है कि इंडिया में सिर्फ एक ही डोमिसाइल होता है, इंडियन डोमिसाइल। हमारे यहाँ अमेरिका जैसा सिस्टम नहीं है जहां स्टेट का डोमिसाइल अलग और कंट्री का अलग हो। नहीं, आप किसी स्टेट के रेजिडेंट हो सकते हैं, लेकिन आपका डोमिसाइल सिर्फ और सिर्फ इंडियन होगा। तो चलिए अब इन आर्टिकल्स को एक एक करके तोड़ते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 5, ये उन लोगों के लिए था जिनका डोमिसाइल इंडिया में था और वो 3 में से कोई एक शर्त पूरी करते थे, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 6, ये डील करता है उन लोगों से जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए। यहाँ 19 जुलाई 1948, ये डेट बहुत क्रिटिकल है, इसको नोट कर लीजिए। इस दिन परमिट सिस्टम शुरू हुआ था, तो इस डेट से पहले आने वालों के लिए अलग नियम थे और इसके बाद आने वालों के लिए अलग। और फिर आता है आर्टिकल 7, ये उन लोगों के लिए था जो पहले पाकिस्तान चले गए थे लेकिन बाद में रीसेटलमेंट के लिए इंडिया वापस लौट आए। तो इन सब आर्टिकल्स का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? टेक अवे ये है कि आखिरी 3 आर्टिकल्स पार्लियामेंट को फ्यूचर के लिए पावर देते हैं। आर्टिकल 9 साफ साफ कहता है कि ड्यूल सिटीजनशिप नहीं चलेगी। आर्टिकल 10 कहता है कि आपकी नागरिकता पार्लियामेंट के बनाए कानूनों के हिसाब से चलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, अ गेम चेंजर है आर्टिकल 11। इसने पार्लियामेंट को पूरी पावर दे दी कि वो आगे जाकर सिटीजनशिप को एक्वायर करने या टर्मिनेट करने पर कोई भी लॉ बना सकती है। और इसी पावर का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट ने बनाया द सिटीजनशिप एक्ट 1955। यही एक्ट आज हमारे सिटीजनशिप लॉज की नींव है। ओके, सेक्शन 3
अब हम आते हैं उस परमानेंट फ्रेमवर्क पर जिसे पार्लियामेंट ने बनाया था, द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। यही वो कानून है जो हमें बताता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद इंडियन सिटीजनशिप कैसे पाई जा सकती है। तो ये एक्ट सिटीजनशिप हासिल करने के टोटल 5 तरीके बताता है। कौन कौन से? बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और 5वां बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। चलिए अब इन पांचों को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। और हाँ, हम उन छोटे छोटे न्यूआंसेस पर खास फोकस करेंगे जो सीधे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अच्छा, अब ये टाइमलाइन, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। एग्जाम के लिए ये बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। ये दिखाती है कि बाय बर्थ वाला प्रोविजन समय के साथ कैसे बदला है। देखिए, शुरू में इंडिया ने जुस सोली का प्रिंसिपल अपनाया, मतलब लॉ ऑफ द सॉइल। सीधा हिसाब था, जो भी इंडिया की जमीन पर पैदा हुआ वो नागरिक। लेकिन 1986 के अमेंडमेंट के बाद 1 जुलाई 1987 से हम थोड़ा जस सैंग्विनस यानी लॉ ऑफ ब्लड की तरफ बढ़े। शर्त लग गई कि पैदा होने वाले का कम से कम एक पेरेंट इंडियन होना चाहिए। और फिर 2003 के अमेंडमेंट के बाद 3 दिसंबर 2004 से रूल्स और भी स्ट्रिक्ट हो गए। अब या तो दोनों पेरेंट्स इंडियन हो या फिर एक पेरेंट इंडियन हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो। ये जो शिफ्ट है ना, फ्रॉम जस्ट सोली टू जस्ट सैंग्विनस, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही सिग्निफिकेंट है। हाँ, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद। इंडिया में पोस्टेड जो फॉरेन डिप्लोमैट्स होते हैं उनके बच्चे और जो एनिमी एलियंस हैं उनके बच्चे, भले ही वो इंडिया में ही क्यों ना पैदा हुए हों, वो बाय बर्थ इंडिया के सिटीजन नहीं बन सकते। चलिए अब जल्दी से बाकी तरीकों पर भी नजर डाल लेते हैं। बाय डिसेंट उन बच्चों के लिए है जो इंडिया के बाहर पैदा हुए पर जिनके पेरेंट्स इंडियन हैं। सिंपल। बाय रजिस्ट्रेशन आमतौर पर पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी PIOs के लिए है। इसके लिए अप्लाई करने से पहले 7 साल इंडिया में रहना जरूरी है। फिर आता है बाय नेचुरलाइजेशन। ये किसी भी फॉरेनर के लिए है, लेकिन इसकी शर्तें थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं, जैसे 12 साल का टोटल रेजिडेंस, गुड कैरेक्टर और 8th शेड्यूल की किसी एक भाषा का ज्ञान। और आखिर में बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इसका मतलब है कि जब इंडिया किसी नए इलाके को अपने अंदर शामिल करता है, जैसे पुडुचेरी के केस में हुआ था, तो वहां के लोग ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन बन जाते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने देखा कि सिटीजनशिप मिलती कैसे है। अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं कि सिटीजनशिप जाती कैसे है। द 1955 एक्ट इसके लिए 3 तरीके बताता है। पहला तरीका है रिनंसिएशन। इसका मतलब है स्वेच्छा से त्याग, यानी जब कोई अडल्ट इंडियन सिटीजन अपनी मर्जी से एक फॉर्मल डिक्लेरेशन देकर अपनी सिटीजनशिप छोड़ देता है। बस इसमें एक शर्त है कि अगर देश में युद्ध चल रहा हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस डिक्लेरेशन को होल्ड पर रख सकती है। दूसरा है टर्मिनेशन यानी समाप्ति, और ये बिल्कुल ऑटोमेटिक है। जैसे ही, आई रिपीट, जैसे ही कोई इंडियन सिटीजन अपनी मर्जी से किसी और देश की सिटीजनशिप लेता है, फॉर एग्जाम्पल कनाडा या ऑस्ट्रेलिया की, तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप उसी पल अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। ये सीधा सीधा हमारे नो ड्यूअल सिटीजनशिप के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। और तीसरा सबसे सीरियस तरीका है डेप्रिवेशन यानी वंचित किया जाना। यहाँ सिटीजनशिप छोड़ी नहीं जाती, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा छीनी जाती है। ये एक कंपल्सरी टर्मिनेशन है जिसे कुछ खास ग्राउंड्स पर ही किया जा सकता है। और हाँ, ये आमतौर पर उन लोगों पर अप्लाई होता है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप ली हो। तो आखिर वो ग्राउंड्स हैं क्या? देखिए, अगर सिटीजनशिप धोखे से या फ्रॉड से ली गई हो तब छीनी जा सकती है। अगर संविधान के प्रति डिसलॉयल्टी या गद्दारी दिखाई हो, युद्ध के टाइम दुश्मन देश से कम्युनिकेट किया हो, या फिर रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के 5 साल के अंदर ही किसी देश में 2 साल की जेल हो गई हो। एक और ग्राउंड है 7 साल तक लगातार इंडिया से बाहर रहना बिना इंडियन कॉन्सुलेट में रजिस्टर किए। मेंस में अगर इस पर सवाल आए तो इन ग्राउंड्स को कोट करने से आपके आंसर में काफी वजन आएगा। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं, सेक्शन 5, और इसमें हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जिसको लेकर अक्सर कंफ्यूजन रहता है, और वो है OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, इसे अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए। OCI का मतलब डुअल सिटीजनशिप बिल्कुल नहीं है। ये एक स्पेशल स्टेटस है, एक कार्ड है जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन को दिया जाता है।
हाँ, इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के नेशनल शामिल नहीं हैं। इस कार्ड से उन्हें लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिल जाता है, इंडिया आने जाने की आज़ादी और यहाँ कई फाइनेंशियल और एजुकेशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। लेकिन वो वोट नहीं दे सकते और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट 2005 के अमेंडमेंट से आया था और 2015 में PIO कार्ड स्कीम को इसके साथ मर्ज कर दिया गया था। तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? ये कि सिटीजनशिप कोई स्टैटिक चीज नहीं है, ये सिर्फ एक कानूनी स्टेटस नहीं है, बल्कि ये एक लिविंग इवॉल्विंग आइडिया है। ये देश की ज़रूरतों और सोच के साथ बदलता रहता है, जैसा कि हमने बाय बर्थ प्रोविजंस के एवोल्यूशन में साफ साफ देखा। आपके मेंस एग्जाम के लिए इस सवाल पर ज़रूर विचार कीजिए कि ये बदलाव आखिर इंडिया के बदलते हुए आइडिया को कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं। हमें उम्मीद है कि ये पूरी डिस्कशन आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। सीखते रहिए और आप सबको एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। नमस्कार।